नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th में बायोलॉजी का एग्रीकल्चर बायोलॉजी का लेसन नंबर 6 जिसका पार्ट अपने फर्स्ट पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने जो आपका लेसन नंबर 2 था उसे अपने कंप्लीट किया था। जैव प्रौद्योगिकी के किन किन क्षेत्रों में उपयोग हैं उनके बारे में अपने पढ़ा था उन्हें और उस लेसन को कंप्लीट किया। तो जैव प्रौद्योगिकी का एक रोगों के नियंत्रण में भी प्रमुख उपयोग था। तो आज अपने इस वीडियो में जो खरीफ की फसल है उसमें कौन कौन से रोग होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं और उनको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है अपने उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। खरीफ की फसलों के प्रमुख रोग कौन से हैं, उनके लक्षण व नियंत्रण। तो सबसे पहले तो अपने खरीफ की फसल में जो होने वाले रोग हैं उनके बारे में उनके नाम नोट करते हैं। तो 1 नंबर सबसे पहले अपने क्या लिखना है, बाजरे का मृदु रोमिल आसिता, बाजरे का मृदु रोमिल आसिता या हरित बाली अवस्था रोग, हरित बाली अवस्था रोग, ये इसका एक खरीफ की फसल का एक प्रमुख रोग है। इसके बाद में 2 नंबर है बाजरे का अर्कट या चेपा रोग, बाजरे का अर्कट या चेपा रोग, ये भी बाजरे की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख रोग है। इसके बाद में 3rd नंबर कौन सा खरीफ की फसल का रोग है, कपास का मलानी रोग, कपास का मलानी रोग, ये 3rd नंबर रोग है। इसके बाद में 4 नंबर आगे है मूंगफली का पर्ल चित्ती या टिक्का रोग बोलते हैं। मूंगफली का पर्ल चित्ती यानी पत्तियों का चितकबरा होना, पर्ल चित्ती या टिक्का रोग, पर्ल चित्ती या टिक्का रोग। फिर इसके बाद में 5 नंबर है मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग, मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग, ये इसका खरीफ की फसल में होने वाला एक प्रमुख रोग माना जाता है। फिर आगे 6 नंबर है कपास का जीवाणु अंगमारी रोग, कपास का जीवाणु अंगमारी रोग, फिर आगे 7 नंबर रोग है खरीफ का भिंडी का पित्त शिरा मोजेक रोग, भिंडी का पित्त शिरा मोजेक रोग, ये इसके खरीफ की फसल में प्रमुख रोग माने जाते हैं। फिर आगे है 8 नंबर कौन सा रोग है, टमाटर का पर्ण कुंचन रोग, टमाटर का पर्ण कुंचन रोग, फिर आगे है 9 नंबर रोग टमाटर का अगेती झुलसा रोग, ये खरीफ की फसल के कुछ प्रमुख रोगों के नाम हैं जिसे आपने नोट करना है। अब इसमें अपने इन सभी रोगों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें रोग के कारण कौन से हैं, रोग कारक का नाम पढ़ेंगे और इन रोगों के जो लक्षण दिखाई देते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर रोगों के नियंत्रण के उपाय
वाली अवस्था रोग। तो यह रोग किसके आधार पर, लक्षणों के आधार पर बांटा गया दो अवस्थाओं में। और सबसे पहले इसका एक अन्य नाम भी है, क्या है, इसे जोगिया रोग भी बोला जाता है। इसे जोगिया रोग के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इसकी खोज किसने की थी, ई जे बटलर ने भारत में की थी। ई जे बटलर ने भारत में कब की थी, 1907 में थी। तो ये जोगिया रोग के नाम से जाना जाता है और इसकी खोज का श्रेय किसको है, ई जे बटलर को, जिन्होंने भारत में इस रोग की खोज की। फिर इसके बाद में बाजरे की सर्वाधिक फसल का नुकसान इसी रोग के कारण होता है। ये ध्यान रखना, 60 से 60% तक, लगभग 66% तक। फिर लक्षणों के आधार पर इन्हें दो अवस्थाओं में बांटा गया है। लक्षणों के आधार पर बाजरे में यह रोग कितनी दो भागों में बांटा गया है। लक्षणों के आधार पर बाजरे में होने वाला रोग दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर कौन सा है, बाजरे की मृदु रोमिलासिता अवस्था। बाजरे की मृदु रोमिल आसिता अवस्था। और दूसरी कौन सी अवस्था है, हरित वाली अवस्था। दूसरी है हरित वाली अवस्था। ये बाजरे में होने वाली रोगों की दो प्रमुख अवस्थाएं हैं। तो इसमें सबसे पहले अपनी जो मृदु रोमिल आसिता अवस्था है, उसके कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मृदु रोमिल आसिता अवस्था के लक्षण, कौन कौन से लक्षण हैं जो पादपों में दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट नंबर इस मृदु रोमिलासिता का लक्षण कौन सा है, यह लक्षण पत्तियों पर दिखाई देते हैं। यह लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों पर दिखाई देते हैं। फिर सेकंड नंबर इसका कौन सा लक्षण है, इसका रोगजनक पौधों पर सर्वांगीण संक्रमण करता है। इसका रोगजनक पौधों पर सर्वांगीण संक्रमण करता है। संक्रमण करता है। इसके बाद में सेकंड नंबर लक्षण के बाद में थर्ड नंबर क्या लक्षण है, इस रोग के कारण पत्तियां पीली पड़ जाती है और पौधे बौने रह जाते हैं। इसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं
लंबी धारियां बन जाती हैं, पीली सफेद लंबी धारियां बन जाती हैं। जो बाद में भूरे रंग की दिखाई देती हैं, जो बाद में भूरी धारियों में बदल जाती हैं, भूरी धारियों में बदल जाती हैं। ये अगला इसके रोग का प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा पत्तियों के निचली सतह पर धारियों के नीचे दूसरे रंग की फफूंद दिखाई देती है। पत्तियों की निचली सतह पर धारियों के नीचे सफेद रंग की फफूंद की मृदु रोमिल वृद्धि दिखाई देती है। सफेद रंग की फफूंद की मृदु रोमिल वृद्धि दिखाई देती है। मृदु रोमिल वृद्धि दिखाई देती है। ये मृदु रोमिल आश्रिता रोग के प्रमुख लक्षण हैं। और इसमें क्या एक और लक्षण है, पत्तियां कैसी हो जाती हैं, पीले झुर्रीदार दिखाई देती हैं। पत्तियां ऐंठी हुई यानी मुड़ी हुई व झुर्रीदार दिखाई देती हैं, ये मृदु रोमिल आश्रिता के प्रमुख लक्षण कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है हरित वाली अवस्था। तो हरित वाली अवस्था के कौन से प्रमुख लक्षण हैं उसके बारे में नोट करिए आप। हरित वाली अवस्था इसका पहले लक्षण यह पुष्पक्रम अवस्था में दिखाई देता है। यह कब दिखाई देता है? पुष्पक्रम अवस्था में दिखाई देता है। फर्स्ट लक्षण ये हो गया। सेकंड नंबर इसका लक्षण क्या है? रोगी पौधों पर बालियां या तो बनती नहीं है, रोगी पौधों पर या तो बालियां बनती नहीं है, बनती नहीं है, या फिर क्या होता है बालियां बनने के बाद पत्तियों की संरचना में दिखाई देती हैं, या फिर बालियां किस रूप में दिखाई देंगी? या फिर बालियां के नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा किस रूप में बदल जाता है? पत्तियों जैसी संरचनाओं में बदल जाता है। पत्तियों जैसी संरचनाओं में बदल जाता है। ये हरित वाली रोग की अवस्था के लक्षण हैं। और इस कारण से क्या कहता है? हरी रंग की संरचना में बदल गया, तो इस कारण से हरित वाली अवस्था कहा जाता है। इस कारण इसे हरित वाली रोग कहा जाता है। तो ये हरित वाली रोग की अवस्था के प्रमुख लक्षण हैं। तो इसे आपने इस तरह से नोट करना है।
और उसके प्रबंधन के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो इसका रोगजनक या रोग कारक का नाम क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। क्या नाम है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक ये अविकल्पी परजीवी एक कवक है। ये कौन सा है प्रकार रोग कारक का? कवक है जिसका नाम क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला है। ये किस रूप में रहता है? बीजाणु या निषिक्तांड अवस्था के रूप में पाया जाता है, जो ये रोग कारक या कवक है। अब जो रोग था इसके लक्षण के बारे में अपने पढ़ा। अब हम लक्षणों को या इस रोग का नियंत्रण किन किन उपायों से अपने कर सकते हैं। तो इन रोग के नियंत्रण के उपाय में अपने सभी रोगों में 3 प्रकार से नियंत्रण करेंगे। जैसे 1 नंबर तो शस्य प्रबंधन, यानी अपने कृषि के कौन कौन से तरीके जो साधारण रूप से अपने अपना सकते हैं। उसके बाद में जो अपने प्रयोगशालाओं से लाकर कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं उनके प्रयोग से जो उपचार करते हैं वो रासायनिक प्रबंधन हो जाएगा। फिर इसके अलावा अपने जैविक प्रबंधन में क्या होगा? अपने जो किस्में हैं बीजों की या वैरायटीज उनकी अलग अलग किस्मों को बोकर या रोग प्रतिरोधक किस्मों को बोकर रोगों से बचा जा सकता है। तो ये तीनों प्रकार अपने सभी रोगों में पड़ेंगे। तो सबसे पहले प्रबंधन का फर्स्ट इसमें क्या प्रकार है? शस्य प्रबंधन। तो शस्य प्रबंधन मतलब कृषि के तरीके द्वारा ही रोग का नियंत्रण करना। तो उसमें सबसे पहले स्वस्थ व प्रमाणित बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए, यानी बुआई करने से पहले ये देखना चाहिए कि बीज हैं स्वस्थ हैं और प्रमाणित प्रकार के ही प्रयोगशालाओं से लाए गए हैं। सेकंड नंबर, गर्मी के दिनों में क्या खेत में गहरी जुताई कर देनी चाहिए, जिससे क्या जो मृदा में उपस्थित इसके निषिक्तांड या बीजाणु हैं वो नष्ट हो जाएं। फिर इसका अगला उपाय क्या है? शस्य प्रबंधन में खेत में पड़े रोग के जो भी अवशेष होते हैं उन्हें जला देना चाहिए या भूमि में गहराई में गाड़ देना चाहिए। तो ये शस्य प्रबंधन के प्रमुख तरीके हैं। इसके बाद में है रासायनिक प्रबंधन। तो रासायनिक प्रबंधन में क्या करते हैं? रासायनिक पदार्थों का ही उपयोग किया जाता है। तो इसमें 1 नंबर क्या नोट करना है? बीजों को मेटालेक्सिल एक रासायनिक यौगिक है से 6 ग्राम प्रति किलो या फिर 2.5 ग्राम मैंकोजेब क्या है? मैंकोजेब से उपचारित करके ही बीजों की बुआई करनी चाहिए। बीजों को किससे उपचारित करना चाहिए? मेटालेक्सिल 6 ग्राम डालकर 1 किलो बीज में कितना मेटालेक्सिल 6 ग्राम मात्रा डालनी है या फिर 2.5 ग्राम क्या डालना है? मैंकोजेब। 1 किलोग्राम में मैंकोजेब की मात्रा 2.5 ग्राम डालकर उपचारित करना चाहिए और फिर बुआई करनी चाहिए, जिससे क्या ये रोग कारक है इनको मतलब रोग ना पहुंचा सके। फिर है रासायनिक प्रबंधन में अगला उपाय बुआई के 21 दिन बाद, जब बुआई करती जाती है बीजों की तो उसके 21 दिन बाद मैंकोजेब या मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब दोनों को मिलाकर, या तो मैंकोजेब से या मेटालेक्सिल और मैंकोजेब दोनों को मिलाकर कितनी मात्रा होनी चाहिए? 2 ग्राम 1 लीटर जल में। 1 लीटर जल लिया और उसमें 2 ग्राम इन रासायनिक पदार्थों की मात्रा मिलाकर उस घोल का छिड़काव करना चाहिए, स्प्रे करनी चाहिए। तो ये प्रबंधन के शस्य और रासायनिक तरीके हैं। इसके बाद में जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन का भी आप नोट करेंगे, जैविक तरीके कौन कौन से हैं जिससे अपने बचाव कर सकते हैं। तो जैविक प्रबंधन में फर्स्ट अपने क्या उपचार करते हैं? स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस एवं ट्राइकोडर्मा कल्चर द्वारा। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस व ट्राइकोडर्मा या फिर किससे? ट्राइकोडर्मा
स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस या ट्राइकोडर्मा कल्चर द्वारा बीज उपचार एवं पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा कल्चर उपचार या छिड़काव करना चाहिए या इसका छिड़काव करना चाहिए। फिर इसके बाद में सेकंड नंबर जैविक प्रबंधन क्या है? बाजरे की रोगरोधी किस्में, बाजरे की रोगरोधी किस्में जिसमें कौन कौन सी रोगरोधी किस्में होती हैं? पूसा मोती, पूसा 23 किस्में, पूसा मोती, पूसा 23। फिर आ गया WCC 75, ICMH 451, ICMH 451 ये इसकी एक किस्म है। इसके अलावा ICMH 88088, ICMH 88088 ये इसकी किस्म है। इसके अलावा बाजरे की और कौन सी किस्म है? राज 171, कौन सी अगली किस्म? राज 171। ये कुछ किस्में हैं जिनको बुआई में आप उपयोग करके इस रोग से बचा जा सकता है। तो आज हमने इस वीडियो में जो बाजरे का हरित बाली अवस्था रोग और जो मृदु रोमिल आश्रिता रोग है इसके बारे में अपने कंप्लीट पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अपने जो आगे बाजरे का अर्गट या चेपा रोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपको जितना पढ़ाया गया है इसे अपने नोटबुक में नोट करना है और रिवाइज